अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास का टॉपिक ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। प्रीवियस लेक्चर में आपको फंक्शन ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इसके बारे में डिस्कस किया था। फंक्शन ऑफ किडनी में हम लोगों ने 3 स्टेप्स के बारे में डिस्कस किया, प्रेशर, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशंस और जो है ऑप्शन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बारे में। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी है, यानी कि किडनी का असल काम क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन है क्या। ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन है, ऑस्मो रेगुलेशन इज़ डिफाइंड एज द रेगुलेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से जिस्म में मौजूद पानी और नमकियात की मिकदार को खून के अंदर और बाकी जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके अंदर नॉर्मल रखा जाता है, बैलेंस रखा जाता है। ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर बाज़ुकात ऐसा होता है कि हम लोग पानी जो है वो कम लेते हैं, इंटेक जो है पानी का कम कर देते हैं। तो फिर हमारा जो किडनी है वो हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उससे पानी के जो लॉस को उसको कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी को नहीं होने देता। अब यहाँ पे 2 सिचुएशंस हैं यूरिन फॉर्मेशन की, कि या तो जो है यूरिन डाइल्यूट फॉर्म में होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा पतला होगा जिसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी, या कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन होगी जिसमें जो है यूरिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, उसमें पानी की मिकदार कम होगी। तो ये सिचुएशंस कब होंगी, किस वजह से होंगी। तो देखें बच्चे कि डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन कब होगी, यानी कि वो जो यूरिन है वो कब बनेगा, जब आप पानी बहुत ज़्यादा पी लेंगे या आपकी बॉडी में पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार हो जाएगी, तो आपकी किडनी जो है वो डाइल्यूट यूरिन बनाएंगे, यानी ऐसा यूरिन बनाएंगे जिसके अंदर पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार होगी। इस पर्पज़ के लिए किडनी जो है ज़्यादा वाटर को ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से वुमेन्स कैप्सूल के अंदर फिल्टर करता है, और जो है लेस वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब किया जाता है, और अबंडेंट यानी ज़्यादा मिकदार में जो पानी है वो यूरिन की फॉर्म में जो है प्रोड्यूस होता है और जो है इसे जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी ये उस वक्त होगा जब आप पानी ज़्यादा मिकदार में ले रहे होंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाता है कि पानी की कमी हो जाती है या आप पानी कम लेते हैं, तो इस सूरत में जब आपने पानी कम पिया है तो आपकी बॉडी में ज़ाहिरी बात है ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसीजर है वो किडनी ने ही सरंजाम देना है। तो किडनी क्या करेगा कि आपके जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देगा। तो इसके लिए वो क्या करेगा कि जो पानी है उसको लेस फिल्टर करेगा ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से, रीअब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ठीक है, और जो यूरिन है वो कंसनट्रेटेड होगा, यानी कि पानी को कम से कम जिस्म से बाहर निकाला जाएगा। इस तरह से जो है जिस्म के अंदर पानी को जो है पानी के बैलेंस को नॉर्मल रखने की कोशिश की जाएगी। ये सारा प्रोसेस जो है हार्मोन्स के अंदर होता है। तो यही 2 सिचुएशंस हैं। इन 2 सिचुएशन में किडनी जो है हमारा ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन जो है सरंजाम देता है कि इसने पानी की कमी नहीं होने देनी, इसने पानी और साल्ट की जो मिकदार है वो जिस्म के अंदर पूरी रखनी है। अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर का, चैप्टर नंबर जो है 12, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, कि बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल किस तरह से होता है। तो बच्चे हमारी बॉडी के अंदर जो भी सारी मूवमेंट है, जो भी सारे काम जो है हम सर अंजाम देते हैं, जिस तरह के जो प्रोसेसेस होते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन से ही होते हैं। और हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो हैं रिसेप्टर्स मौजूद है। स्टिमुलस आता है तो रिसेप्टर्स कोऑर्डिनेटरी फैक्टर्स मिलके जो है रिस्पॉन्स शो करते हैं। उस चीज़ को कंट्रोल करने वाला हमारा ब्रेन है, या केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स हैं कोऑर्डिनेशन की ऑर्गेनिजम्स के अंदर, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये नर्वस सिस्टम के ज़रिए से होती है, यानी आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए से, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये एंडोक्राइन सिस्टम से। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, जो हमारे बॉडी में मौजूद तमाम ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ये एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं। तो जो है अब एक हम बात करेंगे कोऑर्डिनेटेड एक्शन के बारे में, कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन किस तरह से होता है। तो एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। स्टिमुलस होता है, रिसेप्टर होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, इफेक्टर्स होते हैं, फिर जाके रिस्पॉन्स शो होता है। यानी कि कभी भी कोई अगर स्टिमुलस किसी चीज़ पर अगर अमल करता है तो उसमें ये सारे जो है कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे, तब जाके वो रिस्पॉन्स शो करेगा। तो सबसे पहले स्टिमुलाई देखते हैं कि स्टिमुलाई क्या है या स्टिमुलस क्या है। तो टच या लाइट ये ऐसे फैक्टर्स हैं
जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्टन रिस्पॉन्सेज को जो है शो करने का बायस बनते हैं। ये फैक्टर्स जो हैं स्टिमुलस कहलाते हैं। तो हम स्टिमुलस को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी थर्ड लास्ट लाइन से, कि वी कैन डिफाइन अ स्टिमुलस एज एनी चेंज इन इन्वायरमेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल विच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म। कि स्टिमुलस जो है ये इन्वायरमेंट के अंदर एक्सटर्नली या इंटरनली एक ऐसा चेंज है, एक ऐसी तब्दीली है जो किसी भी रिस्पॉन्स को जो है लाने का बायस बनती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो मोस्ट एग्जांपल्स जो हैं स्टिमुलाई की, इसमें हीट आ जाता है, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, माइक्रोबियल इन्फेक्शन वगैरह। अब यहाँ पे देखें हम लोग माइक्रोबियल इन्फेक्शन, तो माइक्रोब्स यानी कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, तो ये भी स्टिमुलस में ही आएगा। अब स्टिमुलस हो गया, समझे, अमल कर लिया स्टिमुलस ने, कोई भी एक स्टिमुलस, तो अगला स्टेप क्या होगा, हमारे रिसेप्टर्स हैं। तो रिसेप्टर्स जो हैं हमारे वो 5 सेंस ऑर्गन्स ही लगा लें आप, कि 5 सेंस ऑर्गन्स जो हमारे हैं इसको सेंस करते हैं चीज़ों को। तो स्टिमुलस जो है डिटेक्ट होता है इन स्पेशल ऑर्गन से, टिश्यूज़ भी हो सकते हैं वो सेल, या हमारी बॉडी के सेल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि साउंड वेव जो हैं ये हमारी ईयर्स से हम डिटेक्ट करते हैं, लाइट जो है ये आइज़ से यानी आंखों से डिटेक्ट करते हैं, केमिकल जो हवा के अंदर मौजूद हैं उनको हम नाक से, और अगर कोई जायका वगैरह है तो उसको हम ज़ुबान से, तो अगर कोई प्रेशर वगैरह है तो उसको हम अपनी स्किन के ज़रिए से जो है फील करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है ये बनेगी, द ऑर्गन, टिश्यूज़ और सेल्स विच आर स्पेसिफिकली बिल्ड टू डिटेक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। कि रिसेप्टर्स ऐसे स्पेशल ऑर्गन्स कह लें, टिश्यू कह लें, सेल कह लें, कि वो स्पेशल होंगे जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ उसी स्टिमुलस को जो है महसूस कर सकते हैं जो जिसके लिए वो स्पेसिफिक है। यानी कि अगर प्रेशर है तो उसके लिए आपके जो स्पेसिफिक ऑर्गन होगा वही यूज़ करके, अगर लाइट है तो आइज़ जो हैं उसको डिटेक्ट कर सकती हैं, उसके अलावा आपकी स्किन जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। तो अगर साउंड वेव्स हैं तो उसको आपके एयर से डिटेक्ट करेंगे, आपकी आइज़ उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। इस तरह से केमिकल्स हैं तो केमिकल्स आपके एयर्स नहीं कर सकते उसको डिटेक्ट, आपके जो नोज़ है वही उसको डिटेक्ट करेगी। कोई स्मेल है तो उसको आपकी नोज़ डिटेक्ट करेगी, कभी भी आपके एयर्स नहीं करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी रिसेप्टर्स होंगे वो स्पेशल होते हैं अपने अपने स्टिमुलस के लिए, कि जिस स्टिमुलस के लिए वो स्पेशल होंगे सिर्फ उसी स्टिमुलस को ही वो महसूस कर पाएंगे। तो आगे कोऑर्डिनेटर्स हैं, कि ये कोऑर्डिनेटर्स क्या हैं। कोऑर्डिनेटर, दीज आर द ऑर्गन दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड सेंड मैसेजेस टू पर्टिकुलर ऑर्गन फॉर प्रॉपर फंक्शन। तो ये कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो कि रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को लेते हैं, वसूल करते हैं और अपने जो मैसेज है उसे जो पर्टिकुलर ऑर्गन होता है उस तक पहुँचाते हैं। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। जबकि अगर हम लोग बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन की तो इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो कोऑर्डिनेटर का फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। तो जो है अब बात आती है इफेक्टर्स की। कोऑर्डिनेटर्स ने रिसेप्टर से पैगाम ले लिया, उसे स्पेशल ऑर्गन तक पहुंचा दिया, अब बारी आती है इफेक्टर्स की। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ बॉडी विच रिसीव्स मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स एंड प्रोड्यूस पार्टिकुलर रिस्पॉन्सेज। कि ये बॉडी पार्ट जो हैं बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि रिसीव करते हैं मैसेज को कोऑर्डिनेटर से और ख़ास किस्म का जो रिस्पॉन्स है उसको प्रोड्यूस करते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो न्यूरॉन हैं वो मैसेज लेके आते हैं कोऑर्डिनेटर से, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ये लेके आएंगे। नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है तो न्यूरॉन्स जो हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेके आएंगे, उसे मसल या ग्लैंड के पास भेजेंगे जो कि इफेक्टर के तौर पे काम करेंगे। और केमिकल कोऑर्डिनेशन में पार्टिकुलर हार्मोन्स जो हैं वो मैसेज लेके आएंगे कोऑर्डिनेटर से और उसको पार्टिकुलर टारगेट टिश्यू के पास पहुंचाएंगे और ये इफेक्टर के तौर पे काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे नेफ्रॉन एक्ट करेंगे एज द इफेक्टर्स। इसी तरह से बोन्स और लिवर जो हैं ये भी इफेक्टर के तौर पर काम करती हैं, क्योंकि इनके अंदर भी ये इफेक्ट करेंगी, इफेक्टर के तौर पे काम करेंगी फॉर मैनी हार्मोन्स। अब बात आती है रिस्पांस की, कि जब ये मैसेज उनको रिसीव हो जाएगा कोऑर्डिनेटर से तो इफेक्टर्स जो हैं ये परफॉर्म करेंगे कोई फंक्शन। अब ये जो एक्शन वो कोई भी परफॉर्म करेंगे उसको हम लोग कह लेंगे रिस्पांस। ठीक है, कि अगर हम मिसाल लें कि हम अगर अपने हाथ को किसी भी गर्म चीज़ से हाथ अपना पीछे हटाते हैं, जो हम मूवमेंट करते हैं, तो ये जो मूवमेंट है ये हमारा रिस्पांस है। तो बहुत सारे रिस्पांस जो हैं वो इमीडिएट होते हैं और शॉर्ट लिविंग होते हैं, जबकि जो
जैसा कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो आपके रिस्पॉन्स होंगे वो इमीडिएट होंगे, यानी बहुत जल्दी होंगे और बहुत ही कम अरसे के लिए। लेकिन हमारे जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है इसमें बहुत स्लो जो है हम रिस्पॉन्स शो करते हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे एक सादा सी मिसाल लें इन 5 कंपोनेंट्स की कि किस तरह से हम लोग स्टिमुलस से सफ़र करते हैं रिस्पॉन्स तक का, तो देखें कि अगर कोई हीट है तो हीट जो है वो स्टिमुलस हो गया, आपका हाथ या आपकी स्किन जो है ये आपका रिसेप्टर हो गया, ठीक है, महसूस करने वाला। उसके बाद कोऑर्डिनेटर आपका ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, यानी आपने गरम केटली को हाथ लगाया, ठीक है, अब हीट क्या थी, स्टिमुलस, आपका हाथ रिसेप्टर, आपने उसको महसूस किया, ये पैगाम लेके जाएंगे आपके न्यूरॉन्स आपके स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के पास। ब्रेन से जो भी पैगाम होगा वो दोबारा आपके स्किन के पास भेजा जाएगा, इफेक्टर के पास, और आप हाथ जो है पीछे खींच लेंगे। अब वो जो हाथ आपने पीछे खींचा ये आपका रिस्पॉन्स था। यही आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह से नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये अभी हम सिर्फ कोऑर्डिनेटेड एक्शन के बारे में पढ़ा है, बाकी डिटेल में हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।